आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, अदालत ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। भाजपा चीफ नितिन नवीन ने राहुल और सोनिया गांधी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस हमेशा इटली वालों की तरह करती है काम। अयोध्या के वकीलों का बड़ा फैसला, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। सीबीएसई की पोल खोलने वाले 12वीं के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने लॉन्च किया पोर्टल, 1.66 करोड़ सरकारी रिकॉर्ड के सार्वजनिक। राशिद अल्वी ने राम मंदिर के चंदे की चोरी मामले में आरोपी की तुलना महमूद गजनी से की, कहा कि लाखों लोगों की आस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटी दर्जनों गाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा है कि आखिर इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट खोलने के बाद तुरंत सुनवाई करेंगे, यानी कि अब 12 जुलाई के बाद ही मामले में सुनवाई हो सकेगी। याचिकाकर्ता ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि मामले में लगे आरोप काफी गंभीर है, ऐसे में जल्द सुनवाई होनी चाहिए। शख्स ने कहा कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जल्द सुनने की जरूरत इस वजह से भी है क्योंकि सबूत के साथ छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हैदराबाद में पार्टी मीटिंग के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि वे हमेशा इटालियन की तरह सोचते हैं और उसके लिए भारत में कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को भ्रष्ट और परिवार आधारित दलों से मुक्त कराया जाना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से डबल इंजन सरकार बनाने के लिए प्रयास करने की अपील की। बूथ प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा इटालियन की तरह सोचती है और हमारे देश में उनका कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस ने कालेश्वरम परियोजना के जरिए सार्वजनिक धन की लूट की और कांग्रेस पर उन्हें बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनकी आलोचना करने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया। भारत मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे बने, इसकी चर्चा होती है मित्रों। इन लोगों ने तो केवल अपने लिए घोटालों की ही सरकार बनाई थी मित्रों। हमें भूलना नहीं चाहिए, आकाश से पाताल तक 2G से लेकर 4G तक ये घोटालों वाला जो परिवार है कोई और नहीं, कांग्रेस की वही परिवार है जिसकी सोच भारतीय नहीं इटालियन सोच है और उस इटालियन सोच वाली सरकार को भारत में कोई मौका नहीं मिलने वाला है मित्रों। मैं आज आपके बीच में स्पष्ट रूप से यह आग्रह करने आया हूं मित्रों कि आइए, अगर इस भाग्यनगर का भाग्य बदलना है तो हम सबको पूरे संकल्प और विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी के विजन के साथ और उनके जिस प्रकार से उन्होंने देश के कई योजनाओं का तोहफा इस राज्य की जनता को भी दिया है, उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना है मित्रों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अयोध्या के वकीलों ने एक बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या के वकीलों ने फैसला लिया है कि वो चढ़ावा चोरी विवाद में आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन में आज हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। मालूम हो कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये सभी 8 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ के साथ साथ उनके घर और अन्य ठिकानों पर एसआईटी लगातार दबिश दे रही है। इन आरोपियों के घर से भारी मात्रा में कैश भी मिला है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद भी की अध्यक्षता में आयोजित वकीलों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फैजाबाद का कोई भी वकील राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा।
पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें सामने आ रही हैं। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सड़कें धंसने के कारण कई हिस्सों में यातायात बाधित हो गया है। असम में भारी बारिश और नदी के किनारे तेज कटाव के कारण धेमाजी जिले में सिमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन रद्द कर दिया गया है। सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि धेमाजी जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में 110 मिमी से अधिक बारिश के कारण आई बाढ़ और कटाव से रेलवे पुल प्रभावित हुआ है, जिसके चलते अर्थी पत्थर और सिमेन चपारी स्टेशनों के बीच ट्रेनों का संचालन निलंबित कर दिया गया है। ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद उसी की वजह से हो रही है। और जो धाराकार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है उसकी मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दिल दहला देने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। समय रहते इस साजिश को पकड़ लिया गया, वरना आरोपी फयाज ने बहुत ही बड़ी तबाही का प्लान बना के रखा था। उसकी ओर से मुंबई के भाईखला और जेजे मार्ग इलाके से गुजरने वाले हजारों लोगों के जुलूस में नेक काम और विटामिन के नाम पर मौत का सामान बांटा जा रहा था। पुलिस की मुस्तैदी और समय रहते की गई कार्रवाई से एक बहुत बड़ा जनसंहार टल गया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी निसार हुसैन प्रेमजी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड यानी कि चूहे मारने वाला जहर बरामद हुआ है। सीबीएसई कक्षा के 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने री एवोल्यूशन के नतीजे आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर शेयर की है। री एवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र ने स्पष्ट किया है कि फिजिक्स विषय में 9 अंकों की बढ़ोतरी री एवोल्यूशन के कारण नहीं हुई, बल्कि बोर्ड द्वारा पहले गलत आंसर शीट शेयर किए जाने की गलती सुधारे जाने के बाद उनके वास्तविक अंक मिले थे। पूर्ण मूल्यांकन में केवल मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में एक अंक बढ़े हैं। इस पूरे मामले ने सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सीबीएसई ने पूर्ण मूल्यांकन परिणाम में अनियमितताओं के वेदांत श्रीवास्तव के दावों का खंडन किया और उन्हें स्पष्ट झूठ बताया। वेदांत ने बताया कि उन्होंने अलग अलग विषयों के कुल 11 प्रश्नों की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था। उन्हें उम्मीद थी कि फिजिक्स में भी कुछ और अंक मिलेंगे, लेकिन पूर्ण मूल्यांकन के बाद इस विषय में उनके अंकों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिजिक्स के पेपर में एक भी अतिरिक्त अंक नहीं बढ़ाया गया। हेलो एवरीवन, आई गॉट माई रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स एंड मैंने अप्लाई किया था 11 क्वेश्चंस के लिए एंड आई हैव ओनली गॉट 2 मार्क्स इंक्रीज्ड इन माई रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स। और जो मेरी शीट हुई थी आंसर शीट एक्सचेंज, उसमें तो मेरा एक भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये जो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं ये मेरे आर्ट्स में हुआ है एक मार्क इंक्रीज़ और एक मेरा कंप्यूटर साइंस में हुआ। सरकारी खरीद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इसी सोच के साथ रांची के जेवीएस श्यामली स्कूल में 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल से करीब 1.66 करोड़ सरकारी खरीद रिकॉर्ड जुटाकर एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है जहां से कोई भी नागरिक, पत्रकार या शोधकर्ता कुछ ही क्लिक में इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है। सार्थक का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड जनता के लिए होते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में उन्हें ढूंढना और डाउनलोड करना काफ़ी मुश्किल है। इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपना पोर्टल तैयार किया है ताकि लोगों को ज़रूरी जानकारी पाने के लिए जटिल प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। उनका मानना है कि अब जानकारी तक पहुंच आसान होगी, तभी पारदर्शिता भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में सीपीपीपी पोर्टल से लगभग 1.66 करोड़ खरीद रिकॉर्ड एकत्र किए गए हैं। इसके बाद सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से एक सार्वजनिक डेटाबेस में रखा गया है। अब कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकता है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राम मंदिर चंदा गबन मामले में आरोपियों को निशाना बनाते हुए आरोपियों की तुलना 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल के इस्लामी शासक महमूद गजनी से की है। अल्वी ने
आरोप लगाया कि गजनी की तरह ही इन अपराधियों ने भी मंदिर को लूटा और राम मंदिर दान में हुई हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नेतृत्व में जांच की मांग की है। ये चोरी है या डकैती है, ये लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच की जानी चाहिए और सभी लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। क्या इस्तीफा देना किसी तरीके का कोई पनिशमेंट है? ये तो चोरी है, डकैती है, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन सब लोगों को जेल भेजना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी में और इन लोगों में क्या फर्क है? उसने भी मंदिर लूटा था, इन्होंने भी मंदिर लूटा है। उसकी मंदिर से कोई आस्था नहीं थी, इनकी तो मंदिरों से आस्था है। इसके बावजूद लूट मचा रखी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बिहार की राजधानी पटना शहर के दीदारगंज थाना अंतर्गत माहौली इलाके में बुंगे डालडा नामक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पर काबू पाने के लिए 21 से अधिक फायर यूनिट लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी भी जनहानि की कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी भयानक रूप ले चुकी कि धुएं का गुबार आसमान छू रहा है और इस आग में लगी करोड़ों रुपए की क्षति का आकलन किया जा रहा है। मौके पर दर्जनों दमकल की गाड़ियां आग पर नियंत्रण पाने के लिए पहुंच चुकी हैं। वो 12:53 में सूचना मिली कि डालडा फैक्ट्री में आग लगी है और बड़ी आग है। तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने अग्निशमन से 6 गाड़ी, बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी एमटी वाहन लेकर के वहाँ पर पहुंचे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा कि लपटें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आग है। तो मैं पटना के सभी 6 अग्निशमन से टोटल 21 छोटी और बड़ी वाहन मिलाकर टोटल 21 गाड़ी यहाँ पे आई और काम करवा रहे हैं और एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी आई हुई है जिसमें फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच हमलों के बाद दोनों देश तनाव कम करने और पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट और उसके आसपास हुए कई इलाकों में जो हालतें बनी हुई हैं उसके बाद हुआ है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि अब जहाज इस समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से नई वार्ताएं जारी रहेंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले रोकने पर सहमति की रिपोर्ट्स पर ईरान ने अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। 17 जून को अमेरिका और ईरान ने 14 बिंदुओं वाले एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल था। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।